हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी का फोर्थ पार्ट, और जिसमें लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। और इसके बाद अगर पूछा जाए कि आरबीआई के भारतीय गवर्नर पहले कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। और इसके बाद आप लोग कमेंट करेंगे कि इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है। अब अगला पॉइंट है बैंक रेट। तो जो बैंक रेट है ये क्या होता है? बैंक रेट वह रेट होता है जो किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा उधार लिया जाता है, किससे? आरबीआई से। और दीर्घकालीन रेट होता है, लंबे समय के लिए ऋण लेता है आरबीआई से, उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। और अगला है रेपो रेट। जो रेपो रेट होता है वो क्या होता है? ये कम समय के लिए, मैक्सिमम 15 दिन के लिए होता है। ये भी क्या रहेगा? ऐसी दर जिसमें क्या होता है, जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं वो मैक्सिमम 15 दिन के लिए आरबीआई से ऋण लेती हैं, उस पर जो रेट, उस दर को बोलते हैं रेपो रेट। अगला है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिसमें रिवर्स रेपो रेट जिसमें क्या होगा कि आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और इस समय जो रेपो रेट है वो रेपो रेट है 5.50, ये है रिवर्स रेपो रेट। और जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35 है। और अगला है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक जो है, आरबीआई है, वो अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने के लिए देती है। ये है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब अगला है SLR। SLR का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्या होता है? इसमें बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत नकदी, सोने या फिर सरकारी प्रतिभूतियों जैसे कि तरल संपत्तियों के रूप में अपने पास रखना होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी बैंक अपनी जमाकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ये होता है SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। अगला है OMO। OMO क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है? प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचना होता है। अब अगला है नोट प्रेस। नोट प्रेस के बारे में पढ़ते हैं। भारत में जो नोट प्रेस होता है वो 4 जगह होता है। 2 हैं जो सरकारी स्वामित्व में है, नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र में है, और एक मध्य प्रदेश देवास में है। ये सरकारी स्वामित्व में है 2 नोट प्रेस। इसके बाद 2 और हैं, जिसमें एक मैसूर कर्नाटक में है और एक साल्बोनी पश्चिम बंगाल में है। मैसूर और साल्बोनी, मैसूर कर्नाटक में हो गया और साल्बोनी पश्चिम बंगाल में हो गया। 4 जगह क्या है? नोट प्रेस है। अब स्थायी स्टैंप के लिए है हैदराबाद में, नोट पेपर के लिए होशंगाबाद MP में है। और जो टकसाल हैं भारत में वो 4 टकसालें हैं, मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में और नोएडा में। यहाँ पे टकसालें हैं जहाँ पे सिक्के बनते हैं। और टकसाल का नाम, पहला शासक था जिसने टकसाल का नाम दिया, मतलब सिक्के चलवाए, वो था इल्तुतमिश। अब अगला पढ़ते हैं। अगला है नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, और समिति थी शिवरमन समिति। हेडक्वार्टर नाबार्ड का मुंबई में है। अगला है भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये क्या है? ये कृषि को दीर्घकालीन ऋण देता है। और जो सबसे पहली बार हुआ वो 1920 में हुआ, पंजाब में असफल रहा। दूसरा 1929 में हुआ, मद्रास में, ये सफल हो गया। अब अगला है RRB। RRB क्या है? रीजनल रूरल बैंक, और इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। और जो एक्ट था वो एक्ट 1976 था। इसमें RRB में 43 बैंक थी, जिसमें से जो पहली बैंक थी वो यूपी मुरादाबाद की प्रथमा बैंक थी। और ये कौन सी समिति थी RRB की? नरसिम्हन समिति थी। इस पर नियंत्रण कौन करता है? सेंट्रल, स्टेट और बैंक जो होती है वो। और सेंट्रल का 50%, स्टेट का 15%, और जो बैंक रहेगी PNB SBI, ये 35% इनका रहेगा। अब अगला है सेबी। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर बाजार पर नियंत्रण करने के लिए, उनकी पूंजी पर नियंत्रण करने के लिए सेबी बना, जिसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। एक्ट था 1992। अब इसमें भी आप लोग कमेंट करेंगे इस समय सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो 2 होमवर्क हो गया, एक RBI के और एक सेबी के। अगला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE जिसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी इंडेक्स सेंसेक्स है। और अगला है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, फेरवानी समिति थी। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। इंडेक्स इसका निफ्टी 50 है। बस हो गया। इसके बाद आता है IRDA। IRDA क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। IRDA का हैदराबाद में है। अगला है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई है 1 सितंबर 1956 को, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब आते हैं अगला इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? मुद्रास्फीति क्या है? ये महंगाई होती है। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई से है। इसमें वस्तु एवं सेवा की जो कीमत में लगातार वृद्धि हो रही होती है, और इसमें मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो कम होती है। अब इसमें क्या है? अगला, इसमें 2 तरह से होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, 2 तरह से हो गया।
और अगला है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन अविस्फीति, अविस्फीति को बोलते हैं मंदी। मुद्रास्फीति महंगाई, अविस्फीति मंदी। और इसमें क्या होता है, वस्तु एवं सेवा की कीमत लगातार कम होना और मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो बढ़ती है, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है मंदी में। अब अगला है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति जनित मंदी, मतलब इसमें बेरोजगारी भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, दोनों एक साथ बढ़ रहा है, स्टैगफ्लेशन हो रहा है। अगला है गरीबी का मापन। गरीबी का मापन ये नीति आयोग के द्वारा ये आंकड़े इकट्ठे किए गए एनएसएसओ के द्वारा, और 2019 में इसे एनएसओ कर दिया गया, एनएसएसओ की जगह एनएसओ कर दिया गया। और इसमें था वाई के अलग 1979 में कैलोरी आधार पर बताया गया कि जो ग्रामीण में रहने वाले लोग हैं उसमें 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए इंसानों को, और शहर में रहने वालों को 2100 कैलोरी मिलनी चाहिए। अब अगला है डीटी लकड़वाला। ये था 1989 में आया और ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आया था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए कौन सा आया, डीटी लकड़वाला। आगे है सुरेश तेंदुलकर समिति। ये समिति जो आई थी ये न्यूनतम उपभोक्ता व्यय के लिए आई थी। भारत की गरीबी का मेजर किया गया। गांव में 816 रुपये प्रति मंथ, 27 रुपये पर डे के हिसाब से, और शहर में 1000 रुपये प्रति मंथ और 33 रुपये पर डे के हिसाब से होना चाहिए था न्यूनतम उपभोक्ता व्यय करने के लिए। अगला है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति जो है इससे बना एमएसपी मिनिमम उपभोक्ता प्राइस जो है ये ग्रामीण के लिए 932 रुपये पर मंथ, शहर के लिए 1407 रुपये पर मंथ। और इसके बाद अगला है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है, देश के नागरिकों की आय। राष्ट्रीय आय का मतलब देश के नागरिकों की आय, जिसका मापन कौन करेगा, सीएसओ करेगा, और 2019 में ये एनएसओ के द्वारा हुआ। अब अगला है कि इसका जो मापन है, इसकी जो शुरुआत हुई वो 2 मई 1951 और ये न्यू दिल्ली से। फर्स्ट जो राष्ट्रीय आय हुआ था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ 1867 से 68 के बीच में। वैधानिक विधि जो थी इसकी राष्ट्रीय आय की वैधानिक विधि जो थी वो वीके आरवी राव के द्वारा 1931 से 32 में प्रस्तुत किया गया। अगला है इसकी 3 विधियाँ होती हैं, आय, व्यय और उत्पादन। उत्पादन में जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। अब ये बहुत आगे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, तो फार्मूला बेस्ड है, तो हम लोग केवल फार्मूला पढ़ेंगे और उनको याद करेंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं जिसको। और इसमें क्या होता है, देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, और उत्पादन क्षमता पर आधारित है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और भारत इसमें 5th नंबर पे है। आगे है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद जो होता है ये जीडीपी माइनस मूल्यह्रास के बराबर होता है। तो जो एनडीपी होता है वो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास होगा, ये याद करना पड़ेगा। अगला है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, विदेशी आय को जोड़ा जाएगा। विदेशी आय का मतलब है आने वाली आय माइनस जाने वाली आय, तो जीएनपी बराबर होगा जीडीपी प्लस विदेशी आय। विदेशी आय क्या होता है, आने वाली इनकम और जाने वाली इनकम भारत से। अगला है एनएनपी। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है वो क्या होगा, जीडीपी प्लस एफआई माइनस मूल्यह्रास, इसके बराबर होगा। और अगला है एनएनपी। एनएनपी क्या होगा, बाजार मूल्य पर होता है, मार्क प्राइस पे मापन होता है, साधन मूल्य पर हो जाएगा, मापन होगा। अगला है एनएनपी और इसमें हो जाएगा एनएनएमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। जो राष्ट्रीय आय बराबर होगी, राष्ट्रीय आय एनएनपी हो गया, राष्ट्रीय आय किसके बराबर होगी, मार्क्स प्राइस की जो नेट नेशनल इनकम होगी उसको माइनस कर दिया जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स से, ये राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। पीसीआई क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, आर्थिक विकास सूचकांक। अब अगला है बजट। बजट क्या होता है, फ्रेंच बुजेट, ये शब्द जो लिया गया है बुजेट से बना है बजट, ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है चमड़े का थैला। और इसको सबसे पहले दिया था बजट जो शब्द है या बजट प्रस्तुत किया था जेम्स विल्सन 1860 में। ये बजट के संस्थापक कहे जाते हैं। पूछा जाए बजट का जो संस्थापक है वो कौन है, जेम्स विल्सन है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है। और बजट जो है वो आर्टिकल 112 में है। और 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया जाता है। और फर्स्ट स्वतंत्र भारत में जो पहली बार बजट प्रस्तुत किया था वो आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1947 में। और सर्वाधिक बार जो बजट प्रस्तुत किया है वो मोरारजी देसाई ने। गणतंत्र भारत का जो सबसे पहला प्रस्तुत किया था वो जॉन मथाई ने किया था। पहली महिला जिन्होंने ये प्रस्तुत किया था इंदिरा गांधी 1970 में। आर्थिक सर्वेक्षण जिसको तैयार करता है DEA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार किया जाता है। लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट से 1 दिन पहले इसे प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो कौन है, आप लोग कमेंट करेंगे। फिजिकल पॉलिसी का मतलब है राजकोषीय नीति के बारे में। ये सरकार मुद्रास्फीति को दिखाती है वित्त मंत्रालय के विकास के लिए। और अगला है बजट घाटा। बजट घाटा क्या होता है, जिसमें व्यय और आय माइनस हो, सरकार का आय कम और व्यय ज़्यादा हो जाना बजट घाटा होता है। आय कम व्यय ज़्यादा, आय कम व्यय ज़्यादा। और इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, आर्थिक नियोजन जिसको बोलते हैं, ये होना चाहिए। औद्योगिक नीति, सबसे पहली बार औद्योगिक नीति 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। दूसरी बार 1956 में प्रस्तुत किया गया। और नई औद्योगिक नीति कब आई थी, 1991 को आई थी।
अवमूल्यन क्या होता है? डिवैल्यूएशन, सरकार द्वारा मुद्रा की कीमत कम करना। अवमूल्यन का मतलब है कि सरकार के द्वारा मुद्रा की कीमत को कम करना अवमूल्यन कहलाता है, जिसका उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। ऐसा 3 बार हुआ है, डिवैल्यूएशन 3 बार हुआ है, 1949, 1966, 1991। इसमें 2 बार, 1 जुलाई और 3 जुलाई को। अगला है विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, नई नोट मुद्रा लागू करना, जिसका उद्देश्य था काला धन वापस लाना। ये भी 3 बार हो चुका है। डिमोनेटाइजेशन भी 3 बार लगा है, 1946, 1978 और तीसरा लगा था 8 नवंबर 2016, जिसमें 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था। अगला है फेरा। फेरा मतलब हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और ये एक्ट बना 1973, फेरा 1973, और इसी का नाम बदल दिया गया 1999 में, 1999 में फेमा कर दिया गया, फेरा को फेमा कर दिया गया। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मैनेजमेंट बन गया रेगुलेशन से। अब अगला है, इसमें देख लेते हैं शॉर्ट में जो हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर प्लान पढ़े थे। तो पहला फाइनेंशियल ईयर प्लान पढ़ा था 1951 से 56 हैरोल्ड मॉडल। अगला था 1956 1961 पीसी महालनोबिस। अगला था 1961 से 66 सुखमय द्वारा के द्वारा, और 1969 से 1974 गॉडगिल के द्वारा, और 1966 से 69 तक क्या रहा, अवकाश रहा, और 1974 से 1978 डीपी धर 4 साल का था ये, 5वां वाला। अनवरत योजना चला 1978 से 1980, 1978 से 1980 के बीच में अनवरत योजना चला। 1980 से 1985 छठवां फाइनेंशियल ईयर प्लान था। अगला 7वां 1985 से 1990, और 1990 से 1992 1990 से 92 के बीच में तीसरा योजना अवकाश था। 1992 से 97 जॉन डब्ल्यू व्हीलर थे, मानव संसाधन विकास इसका उद्देश्य था, मानव संसाधन विकास उद्देश्य रखा गया। 8वां फाइनेंशियल ईयर प्लान था, जिसमें जॉन डब्ल्यू व्हीलर के द्वारा। अगला 1987 और 2002 नवा, 2002-2007 10वां, 2007-2012 11, 2012-2017 12, जो पूरा नहीं हो पाया था। अब अगला है MRTP एक्ट। MRTP एक्ट क्या है? मोनो पॉलिसीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रैक प्रैक्टिस एक्ट। ये आया था 1969 में। एका अधिकार तथा अवरोधक व्यापार अधिनियम आया था 1969 में, और 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम या कंपटीशन एक्ट आया था, कंपटीशन एक्ट आया 2002 में। अगला है आयुष्मान भारत योजना, जो जन आरोग्य योजना है। इसकी शुरुआत हुई 23 सितंबर 2018 को, और ये शुरू हुआ था रांची से। कृषि सुधार, कृषि सुधार जो है जिसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये कानून आया 1950 में। लैंड सीलिंग एक्ट आया 1961 में, 16 एकड़ से अधिक जमीन के लिए। अगला तीसरा नंबर, काश्तकारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। ई नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ऑनलाइन फसलों का विपणन करने के लिए था ई नाम। MSP क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। गन्ना के लिए है FRP, फेयर एंड रेव्यूनिएट प्राइस। रेव्यूनिएट प्राइस मतलब गन्ने के लिए FRP आता है, और गेहूं चावल के लिए MSP हो गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य। गन्ने के लिए FRP हो गया, फेयर एंड रेव्यूनिएट प्राइस, जिसकी अनुशंसा दी थी, MSP की अनुशंसा दी थी CACP 1965 में, और ये लागू किया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। अब इसमें है FDI। FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इसमें इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है? निवेश करने वाला सबसे ज़्यादा निवेश कौन करता है FDI में? सिंगापुर नंबर 1 पे रहता है। चलिए, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट चीज़ें इसमें कंप्लीट कर ली हैं। अगर हम इसको रिवाइज़ करेंगे तो हमें अच्छे से ये तैयार हो जाएगा, और आई होप हम एग्ज़ाम में भी कुछ बढ़िया कर पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।